चलिए भाई, क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो लेसन वन के बारे में हमने बात कर ली थी। अगर लेसन वन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना भाई, ठीक है? या फिर मुझे कॉल कर लेना अगर ज्यादा परेशानी आए तो, ठीक है? और कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो मुझसे कह देना वो, ठीक है? चलिए, आज हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 2, ठीक है? ये जो हमारी यूनिट है ये रिप्रोडक्शन पर बेस्ड है, ठीक है? जिसमें हम बेसिक बात करेंगे, जो हमने बेसिक बात 11th में की थी, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में की थी हमने। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे लेसन में, वो हम बात करेंगे प्लांट में रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर हम बात करेंगे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन या प्राणियों में रिप्रोडक्शन, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिटेल बात करेंगे, ठीक है? और चौथे में है आप कहेंगे कि एक तरह से सेक्सुअल एजुकेशन, जिसे हम कह सकते हैं शैक्षिक संबंध में, अ, लैंगिक जनन के संबंध में, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं दूसरे लेसन में, जो है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन बेटा, ठीक है? अब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यहाँ हम डिटेल बात करेंगे। मैंने कुछ टॉपिक जो 11th में थे वो मैंने कहा था कि ये आगे आपके डिटेल में होंगे, तब हम वहां डिटेल बात करेंगे। तो अब यहाँ पर पूरा डिटेल होगा, ठीक है? हो सकता है हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर भी निकल जाए, ठीक है? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। अब पुष्पी पादप, उससे पहले बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 11th में हमने बात कर ली थी, है ना? पहले लेसन के इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहा था हमने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कहा था लैंगिक रूप से भिन्न दो जीवों द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन में लैंगिक रूप से भिन्न जो जीव होते हैं, उनमें एक जीव होता है नर और दूसरा जीव होता है कौन? मादा, ठीक है? नर व मादा में अलग-अलग जाननांग पाए जाते हैं, गोनाड्स पाए जाते हैं, जो गैमेट्स बनाते हैं या युग्मकों का निर्माण करते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है? फिर इन दोनों युग्मकों में, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों युग्मकों में संलयन होता है, ठीक है? और संलयन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज, जो बाद में संतति बन जाती है, ठीक है? इस तरह से कंप्लीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ इस लेसन में बात करेंगे किसके बारे में? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है? पुष्पीय पादप कौन? जिनमें नर व मादा जननांग एक विशिष्ट संरचना में बनता है, और वो विशिष्ट संरचना क्या है? पुष्प है, ठीक है? तो पुष्प क्या है? पुष्प एक ऐसी संरचना है या रूपांतरित पादप भाग है जो जननांग रखता है, ठीक है? जैसे 11th में हमने बात की थी कि रूपांतरणों के बारे में, जैसे तना रूपांतरित होकर क्या बना लेता है? आलू बना लेता है। जड़ें रूपांतरित होकर मूली या क्या बना लेती हैं? शलजम बना लेती हैं, गाजर बना लेती हैं, ठीक है? क्लियर? उसी तरह से यहां पत्तियां रूपांतरित होकर एक पुष्प संरचना बना लेती है। वास्तव में पुष्प क्या है? रूपांतरित प्ररोह है। क्या है? रूपांतरित प्ररोह है, ठीक है? उसका हर भाग, एक पत्ती थी, ठीक है? एक मिनट रुकिएगा। चलिए, इस रूपांतरित प्ररोह के बारे में हमने 11th में बात कर ली थी। अगर किसी को कोई डाउट हो कि सर रूपांतरित प्ररोह क्या होते हैं, तो वो मुझसे एक बार पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है? मैं उसको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, देखो, पादप के या पुष्प कहें, उस पुष्प के 4 भाग होते हैं, ठीक है? मान लीजिए ये एक शाखा है, ठीक है? ये तना है और तने से ये शाखा या कोई पत्ती है, ठीक है? इस पत्ती के कक्ष में, यहां पर आप सबको याद है कक्ष क्या होता है? ठीक है? शाखा और पत्ती का कोण वो कहलाता है कक्ष, ठीक है? और इस कक्ष पर ही विभाजनशील कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है? ये ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो आवश्यकता पड़ने पर या हार्मोनल परिवर्तन पर या समय आने पर कह सकते हैं क्या करती है? विभाजन करके कोई विशिष्ट संरचना बनाती है, ठीक है? पौधा जब अंकुरित होता है, बीज से अंकुरण होता है उसका, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, ठीक है? उसमें पत्तियां और शाखाएं आती हैं, ठीक है? वो अवस्था उसकी कहलाती है कौन सी अवस्था? कायिक अवस्था।
जिसमें पौधा कायिक वृद्धि करता है, ठीक है। और एक निश्चित समय के बाद जब वो कायिक वृद्धि पूरी कर लेता है, तब वो लैंगिक प्रवस्था में प्रवेश करता है या जनन प्रवस्था में प्रवेश करता है। और लैंगिक अवस्था या कायिक अवस्था से कायिक अवस्था से जनन प्रवस्था में प्रवेश करने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? वातावरणीय परिवर्तनों के साथ साथ मुख्य रूप से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो कायिक प्रवस्था से जनन प्रवस्था का आना वातावरणीय परिस्थितियां, पौधों की कार्यकी और हार्मोन पर निर्भर करती है, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछ ले तो वहां ऑप्शन अगर हार्मोन आए तो हार्मोन आप टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था 3 प्रवस्थाएं होती हैं, कायिक प्रवस्था, जनन प्रवस्था और जरावस्था। इन सब में परिवर्तन के लिए वातावरण और हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, मोस्टली हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये विभाजनशील कलिकाएं या कोशिकाओं का समूह, जिन्हें हमने कहा था कलिका, क्या कहा था हमने? बड या कलिका। क्योंकि ये कलिकाएं अलग अलग जगह पर होती है, शीर्ष भाग पर भी होती है। अगर वो शीर्ष भाग पर है विभाजनशील कोशिकाओं का ये समूह, माने की कलिकाएं, तो हम उसे कहते हैं शीर्षस्थ कलिकाएं। और यदि ये पत्ती के कक्ष में मौजूद हो तो ऐसी कलिकाओं को हम कहते हैं कक्षस्थ कलिका। किस कलिका के नाम से जानते हैं बेटा? कक्षस्थ कलिका। कायिक प्रवस्थाओं में ऐसी कक्षस्थ कलिकाओं से शाखाएं बनती रहती हैं लगातार, ठीक है, क्लियर। और उन शाखाओं पर बनती हैं पत्तियां। जैसे मान लीजिए ये शाखाएं बनी और इस शाखा पर ये नई पत्तियां लग जाती हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन यही कलिकाएं जब पौधा जनन अवस्था में प्रवेश करता है, उसमें हार्मोनल परिवर्तन आते हैं, तो ये कलिका इस शाखा पत्ती या पत्तियों युक्त इस शाखा के स्थान पर पुष्प का निर्माण कर देती है। ऐसी संरचनाएं रूपांतरित कर देती हैं। कहने का मतलब ये जो आपको पत्ती समान संरचना दिख रही है, ये क्या हो बदल जाती है? किसमें बदल जाती है? पुष्प में बदल जाती है। माने कि ये कलिका जब लैंगिक अवस्था में पहुंचती है तो किसी शाखा के स्थान पर रूपांतरित प्ररोह बनाती है, ठीक है, क्लियर। शुरुआत में वो एक कलिका या पुष्प कलिका बनाती है जिसे कहते हैं पुष्पीय आधक, ठीक है, क्लियर। ये पुष्पीय आधक धीरे धीरे पुष्प में बदल जाता है। पुष्पीय आधक विकसित होकर किस में बदल जाता है? पुष्प में। हम कह सकते हैं पुष्पीय आधक पुष्प की शुरुआती अवस्था है या पुष्प कलिका है, ठीक है। ये पुष्प कलिका या यूं कहें ये जो कक्षस्थ कलिका है ये पर्णाधक में या पुष्पीय कलिका में बदलेगी, ठीक है। फिर कली का निर्माण होगा, फिर कली से खिलने पर फूल या पुष्प बन जाएगा, क्लियर। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था 11th में, मैंने आपको बहुत डिटेल में कहा था इस चीज को कि यहां पर ये एक प्ररोह है एक तरह का, ठीक है, एक शाखा है जिस पर पत्तियां लगी हैं। यही रूपांतरित होकर किसमें बदल जाता है? पुष्प में बदल जाता है, ठीक है। इसमें इस लंबे वृंत या लंबी शाखा के स्थान पर एक फूली हुई संरचना बनती है, जैसे मान लीजिए ये शाखा है ना, ये पत्ती है और यहां पर एक फूली हुई संरचना बनती है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहां पर जहां पर पत्तियां लगी हुई हैं ये है पर्व संधियां। आप सब जानते हैं ये क्या है? पर्व संधियां हैं, ठीक है। यहीं पर ये पर्व संधियां कहां पर आ जाती हैं? इस फूली संरचना में पास पास आ जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई लंबी शाखा है, हमने इसको दबा दिया तो ये क्या हो जाएगी? पास पास आ जाएगी, ठीक है। माने कि ये इस तरह की जगह किसमें बदल गई? इस तरह से फूली हुई संरचना में बदल गई। और जहां पर इतनी दूरी दूरी पर ये पर्व संधियां थी, ये पर्व संधियां कहां आ गई? पास पास आ गई यहां पर। एक तरह से हमने इसको बीच में से दबा दिया। अब यहां पर उगनी थी क्या? पत्तियां उगनी थी। ये नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं समझा रहा हूं, ठीक है।
यहां पर उगनी थी पत्तियां, यहां भी पत्तियां उगती हैं इन संधियों पर भी, लेकिन वो पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं और रूपांतरित होकर एक विशिष्ट काम करने लगती हैं। रूपांतरण का मतलब होता है रूप परिवर्तन। आप पत्तियों की संरचना को देख रहे हैं कि पत्तियों की संरचना किस तरह से होती है, ठीक है। वहीं पर थोड़ा सा आप इमेजिन करें, एक फ्लावर, एक पुष्प को इमेजिन करें, ठीक है, जिसकी पंखुड़ियां, प्रत्येक पंखुड़ी एक पत्ती हुआ करती थी पहले, जो अब रूपांतरित होकर क्या बदल गई, किसमें बदल गई, पंखुड़ी में बदल गई, ठीक है। और ये सभी पंखुड़ियां, क्योंकि जो अक्ष है, जो लंबा अक्ष है, जिस पर पहले ये दूर दूर हुआ करती थी, क्योंकि पर्व संधि दूर दूर होती थी, अब पर्व संधियां पास पास हैं, इसी वजह से ये रूपांतरित पत्तियां भी क्या हो गई, बहुत ज्यादा पास पास हो गई, इसलिए हमें वो जो पंखुड़ियां हैं वो बहुत पास पास नजर आती, ठीक है। तो वास्तव में पंखुड़ियां हैं, बाह्य दल हैं, पुमंग हैं या जायांग हैं, जो पुष्प के 4 भाग हैं, वो पुष्प के चारों भाग वास्तव में कालांतर में पत्तियां हुआ करती थीं। ये पत्तियां रूपांतरित होकर जनन कार्य को करने के लिए रूपांतरित होकर एक विशिष्ट संरचना बनाती हैं, जिसे पुष्प कहा जाता है, ठीक है। जिसमें नीचे की पत्तियां बाह्यदल बनाती हैं, उससे ऊपर की पत्तियां दल बनाती हैं, उससे ऊपर की पत्तियां पुमंग और उससे सबसे ऊपर की पत्तियां जायांग बनाती हैं, ठीक है। कैसे होता है ये हम बात कर लेते हैं यहां पर। इसको मिटा दूं मैं? सॉरी, एक मिनट बेटा। पुष्पी आधक क्या होता है बेटा? पुष्पी आधक होता है शुरुआती पुष्प, ठीक है। पुष्पी आधक का मतलब ऐसी संरचना जो पुष्प बनाने की शुरुआत करती हो, वो क्या कहलाती है? पुष्पी आधक कहलाती है। चलिए, तो मैं इसको भी मिटा देता हूं यहां से। हमने इसको यहां ले लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये व्रंत और हमने कहा ये फूली हुई संरचना, ये फूली हुई संरचना अब कहलाती है पुष्पासन, ठीक है। ये फूली हुई संरचना क्या कहलाती है? पुष्पासन कहलाती है, ठीक है। यहां नीचे वाली जो पत्तियां थी शाखा की, जो पहले शाखा हुआ करती थी, अब विकास के दौरान ये क्या हो गई, रूपांतरित हो गई जनन कार्य के लिए। जैसे कि हमने कहा था कि आलू तना होता है, लेकिन वो रूपांतरित हो जाता है किसके लिए? खाद्य संग्रह के लिए, ठीक है। कई बार पत्तियां क्या हो जाती है, प्रतान में रूपांतरित हो जाती हैं सहारा प्रदान करने के लिए। तो पादप के अंग विशिष्ट कार्यों को करने के लिए, कभी कभी अलग अलग कामों को करने के लिए किसमें रूपांतरित हो जाते हैं? किसी विशिष्ट संरचना में बदल जाते हैं, उसे हम कहते हैं रूपांतरण, ठीक है। तो यहाँ पुष्प वास्तव में प्ररोह का रूपांतरण है, जिसमें पत्तियां पुष्प की विभिन्न संरचनाएं बनाती हैं। देखो ये नीचे वाली जो पर्व संधियां हैं, यहां पर कौन मौजूद होता है? यहां पर लगते हैं बाह्य दल। वास्तव में ये बाह्य दल क्या है? पत्तियां हैं जो अब क्या हो चुकी हैं, रूपांतरित हो चुकी हैं। आप सब जानते हैं बाह्य दल के बारे में, ठीक है। उनसे ऊपर की पत्तियां कलर्ड हो जाती हैं, रंगीन हो जाती हैं, आकर्षित करने के लिए कीटों को, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं दल, ठीक है। उससे अंदर की पत्तियां या उससे अंदर की पर्व संधियों पर जो पत्तियां लगती हैं, वो पत्तियां इस तरह से तंतुवत हो जाती हैं और वो क्या बनाती हैं, एक विशिष्ट संरचना बनाती हैं, कोश युक्त संरचना, जिसे हम कहते हैं पुंकेसर, ठीक है, क्लियर। और सबसे आंतरिक भाग की पत्तियां, कभी कभी एकल पत्ती, वो कैसी हो जाती है? गोलाकार खोखली हो जाती है और किसका निर्माण करती है?
गायनेशियम या स्त्री केसर का निर्माण करती है। तो वास्तव में अगर पीछे चले जाएं विकास में, तो विकास में पीछे जाने पर हमें मालूम होगा कि ये सब पत्तियां हुआ करती थी, लेकिन लैंगिक जनन को प्राप्त करने के लिए या लैंगिक जनन को पूर्ण करने के लिए या लैंगिक जनन को सफल बनाने के लिए ये पत्तियां सुरक्षा और युग्मकों के निर्माण के लिए रूपांतरित हो गई। ठीक है, क्लियर है। और चूंकि इस अक्ष पर ये सभी पर्व संधियां बहुत पास पास थी, इसलिए ये सभी पत्तियां जो रूपांतरित हो चुकी हैं ये बहुत पास पास आ जाती हैं और एक सघन संरचना का निर्माण करती है, जिस सघन संरचना को हम पुष्प कहते हैं। क्लियर। तो जो पुष्प होता है, उस पुष्प की संरचना को कहें तो पुष्प की संरचना में 4 विशिष्ट चक्र पाए जाते हैं। ठीक है। इन चक्रों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो पुष्पीय चक्र हैं वो 2 हैं। एक तो कहलाते हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, सहायक चक्र और दूसरा है आवश्यक चक्र। ठीक है। अब देखा, हमने कहा पुष्पीय चक्र को 2 भागों में या पुष्पीय भागों को जो चक्रिक रूप में विन्यासित हैं या चक्रिक रूप में पाए जाते हैं, उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। अब सहायक चक्र किन्हें कहा जाता है और आवश्यक चक्र किन्हें कहा जाता है, बात करते हैं। मुझे बताइए जरा, पुष्प का काम क्या होता है? लैंगिक संरचनाओं को धारण करना और उनकी सुरक्षा करना। तो विशिष्ट काम है लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में जो सहायता करने वाले पुष्प के चक्र हैं वो 2 हैं। पहला है बाह्य दल और दूसरा है दल, कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है। जबकि आवश्यक चक्र जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक हैं, लैंगिक जनन के लिए आवश्यक युग्मकों का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं हम आवश्यक हैं, आवश्यक चक्र, जो है एंड्रोशियम, पुमंग और दूसरा गायनेशियम या जायांग। ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं हम पुष्प के 4 चक्र होते हैं, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग। इन चक्रों को 2 रूपों में या 2 भागों में बांटा गया है, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। तो कभी आपसे पूछ ले कि पुष्प के आवश्यक चक्र हैं, तो हम कहेंगे पुमंग और जायांग, और वो आपसे कहे सहायक चक्र हैं, तो आप कहेंगे बाह्य दल और दल। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। पहला हेडिंग डालिए, पहले तो लेसन का नाम डालिए, लेसन नंबर 2, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। डालिए बेटा हेडिंग, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। डालिए बेटा। चलिए इसमें हेडिंग डालिए, सबसे पहले पुष्प। तो किसे कहते हैं बेटा पुष्प? पुष्प क्या है? शाबाश बेटा। तो लिखिए इसमें, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो जो लैंगिक जनन का कार्य करते हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन का कार्य करते हैं।
पुष्प के विभिन्न भागों को पुष्प के विभिन्न भागों को कार्य की दृष्टि से कार्य की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। अम, शायद कोई और बोल सकता है बेटा, मेरे को याद नहीं है क्या थी लाइन लाइन वो। अभी लास्ट लाइन जो है वो, पुष्पों को कार्य की दृष्टि से, सुदीप लिखिए बेटा, पुष्पों को कार्य की दृष्टि से, सॉरी, पुष्प के विभिन्न भागों को कार्य की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पुष्प के विभिन्न भागों को कार्य की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। सुदीप म्यूट करेंगे बेटा आपका माइक? थैंक यू बेटा। कार्य की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। चलिए नंबर 1 हेडिंग डालिए, आवश्यक चक्र। और नंबर 2, पहले नाम लिख लें दोनों के, नंबर 1 आवश्यक चक्र और नंबर 2, सॉरी पहले सहायक चक्र लिखना था यार। नंबर 1 सहायक चक्र और नंबर 2 आवश्यक चक्र। नंबर 1 सहायक चक्र और नंबर 2 आवश्यक चक्र। लिखा बेटा? चलिए सबसे पहला हेडिंग डालिए, सहायक चक्र। कर लिया बेटा? कर लिया? चलिए अब बेटा देखिए, सहायक चक्र किन्हें कहेंगे हम? पुष्प के वे भाग जो लैंगिक जनन में सहायता करते हैं, जैसे सुरक्षा करना एवं परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। तो लिखिए, ये पुष्प के वे भाग हैं, या इसमें सॉरी, इसमें पुष्प के उन भागों को शामिल किया गया है, इसमें पुष्पों के उन भागों को रखा गया है जो जो जनन में सहायक हैं, जो जनन में सहायक हैं, जैसे 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 सुरक्षा एवं सुरक्षा एवं कीटों को आकर्षित करना, जैसे सुरक्षा एवं कीटों को आकर्षित करना। लाइन चेंज करके लिखिए, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत पुष्प के निम्न भाग आते हैं। इसके अंतर्गत पुष्प के निम्न भाग आते हैं। इसके अंतर्गत पुष्प के निम्न भाग आते हैं। नंबर 1 बाह्य दल और नंबर 2 दल। नंबर 1 बाह्य दल पुंज लिख लेना, बाह्य दल पुंज, और नंबर 2 दल पुंज। ठीक है? आगे चले बेटा? क्या बेटा? अभी आगे लिखेंगे।
लिख लिया सबने? वैसे ये आपके किताब में है नहीं, मगर वहां तक हमें पहुंचने के लिए इससे गुजरना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहें तो मैं इसकी डिटेल लिखा दूं, नहीं तो मुझे नहीं लगता इसको जरूरत है, इसको पूछा नहीं जाएगा इस पे किसी भी तरह का क्वेश्चन। ऐसा करो, लिख लो 2 लाइन 3 लाइन, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। हेडिंग डालिए बाह्य दल पुंज। हेडिंग डालिए बाह्य दल पुंज। डालिए बेटा, इसमें लिखिए। यह पुष्प का सबसे बाह्यतम चक्र है। यह पुष्प का सबसे बाह्यतम चक्र है। यह पुष्प का सबसे बाह्यतम चक्र है। इसके प्रत्येक सदस्य को बाह्य दल कहते हैं। इसके प्रत्येक सदस्य को बाह्य दल कहते हैं। इसके प्रत्येक सदस्य को बाह्य दल कहते हैं। हाँ ईशु बेटा, तो बाह्य दलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर 5 होते हैं, कहीं पर 10 होते हैं, इनके समूह को ही हम पुंज कहते हैं। तो बाह्य दल के समूह को क्या कहेंगे हम? बाह्य दल पुंज। ठीक है, हाँ बेटा, आगे लिखिए इसमें। कलिका अवस्था में बाह्य दल पुष्प के अपरिपक्व भागों की सुरक्षा करते हैं। पुष्प के अपरिपक्व भागों की सुरक्षा करते हैं। कलिका अवस्था में बाह्य दल पुंज। कलिका अवस्था में बाह्य दल पुंज पुष्प के अपरिपक्व भागों की सुरक्षा करते हैं। होता है ना, देखो कलिका अवस्था में हमें कलिका कैसी दिखती है? ग्रीन कलर की दिखती है, तो एक्चुअल में वो ग्रीन कलर क्या है? वो बाह्य दल ही होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर से धीरे धीरे दल और पुमंग जायंग बाहर आते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने? हरीश क्या हुआ बेटा? हरीश आवाज नहीं आई बेटा आपकी। हरीश क्या हुआ बेटा? आवाज नहीं आ रही बच्चे, बोलो कुछ। हाँ, हाँ, कोई बच्चा रिपीट कर दो बेटा एक बार। इशू रिपीट कर दो। सुदीप रिपीट करो बेटा। हाँ, पुष्प के अपरिपक्व भागों की सुरक्षा करते हैं। हरीश लिख लिया बेटा? अपरिपक्व भागों की सुरक्षा करते हैं। चलिए आगे बात करें। अगला हेडिंग डालिए दल। वैसे इसके बारे में बहुत डिटेल है, मगर हमारे पास अभी पूछा नहीं है इसमें कुछ भी, ना इस पर कोई क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने इसने एक लाइन भी नहीं लिखी इसके बारे में, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। दल, कोरोला है बेटा? हाँ सारा डिटेल है था बेटा, 11 में हम पढ़ चुके हैं। चलिए, हाँ बेटा, थैंक यू बेटा। चलिए दलपुंज हेडिंग डालिए। डालिए बेटा दलपुंज, इसमें लिखिए। बाह्य दल के भीतर, बाह्य दलों के भीतर दलों का समूह, दलों कोष्टक में लिखना पंखुड़ियों, दलों कोष्टक में लिखेगा पंखुड़ियों का समूह
दलपुंज कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। दलपुंज कहलाता है। दलपुंज कहलाता है। ठीक है, देख लिया। हाँ, इसके चटकीले रंग, इसके चटकीले रंग, इसके चटकीले रंग परागणकर्ताओं को, परागणकर्ताओं को, आप जानते हैं ना परागणकर्ता कौन होते हैं? किसी को डाउट हो तो मुझे बता देना भाई। परागणकर्ताओं को, जैसे कीट हुआ, छिपकली हुई, चींटियां हुई, ये परागणकर्ता हैं जो पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प में ले जाती हैं। ठीक है, किसको? पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर या इसी पुष्प के से वृत्तिकाग्र तक पहुंचाती हैं। परागणकर्ताओं को, हाँ बोलो बेटा सुमित। परागण कर्ताओं, गण, परागण कर्ताओं, हाँ बेटा माध्यम की बात करेंगे इस लेसन में आगे, है ना। भौतिक माध्यम और जैविक माध्यम दोनों के बारे में बात करेंगे। चलिए तो लिखिए जरा। परागणकर्ताओं को आकर्षित करते हैं, इसके चटकीले रंग परागणकर्ताओं को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डालिए, आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग डालिए पुमंग। किसमें? सहायक चक्र में, आवश्यक चक्र में। हाँ यार ये लिखवाया नहीं मैंने, एक लाइन लिखनी, एक लाइन लिख दो इसमें। पुष्प का यह चक्र लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है, लैंगिक जनन के लिए आवश्यक युग्मकों का निर्माण करता है। पुष्प का, पुष्प के ये चक्र लैंगिक जनन के लिए आवश्यक युग्मकों का निर्माण करते हैं। पुष्प के, पुष्प का यह चक्र, पुष्प के ये चक्र, क्या लिखा है पहले वाले शब्द? हाँ बेटा। ठीक है भाई, चलिए। और ये तो वेल नोन सी बात है, इसके अंतर्गत दो भाग आते हैं या दो सदस्य आते हैं, पुमंग एवं जायांग। नंबर एक पुमंग, नंबर दो जायांग। इसके अंतर्गत दो सदस्य आते हैं, इसके अंतर्गत दो सदस्य आते हैं, नंबर एक पुमंग, नंबर दो जायांग। पहला हेडिंग डालिए पुमंग, पहला हेडिंग डालिए पुमंग। पहला हेडिंग डालिए पुमंग, डालिए। इसमें लिखिए पुष्प के नर जननांग को पुमंग कहते हैं, पुष्प के नर जननांगों को पुमंग कहते हैं।
पुष्प के नर जननांगों को पुमंग कहते हैं। डिटेल बात करेंगे भाई, कम से कम 3 दिन का टॉपिक है ये पुमंग वाला। पुमंग कहते हैं, लिख लिया। इसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है। देखो समूह जननांग को तो हमने कहा पुमंग, और इसका एक सदस्य क्या कहलाता है? पुंकेसर। क्या लिखा? इसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है। क्या लिखा बेटा? इसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है। इसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है। ठीक है। यह नर युग्मकों का यह नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। यह नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। आज तो बहुत ही जनरल इंट्रोडक्शन बात करी है अपन ने। लेसन तो वैसे एक तरह से क्यों कहें कि कल से स्टार्ट होगा, और मगर ये इंट्रोडक्शन जरूरी है ना? ठीक है बेटा, अगला हेडिंग डालिए, जायांग। अगला हेडिंग डालिए, जायांग। इसमें लिखिए, यह पुष्प का मादा जननांग होता है। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इसकी इकाई, हेडिंग डाले, जायांग की हेडिंग डाला था ना बेटा, कुछ और तो नहीं डाला था ना? जायांग। हाँ, वापस बोलिए, रिपीट करना बेटा, लाइन क्या बोली मैंने? मादा जननांग होता है। इसकी इकाई स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। इसकी इकाई स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। इसकी इकाई स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। ठीक है भाई, इसकी इकाई स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। आगे लिखिए, यह मादा युग्मक अंड यह मादा युग्मक अंड के निर्माण में सहायक है। मादा युग्मक अंड के निर्माण में सहायक है। सुमित कुछ पूछ रहे हो क्या बेटा? के निर्माण में सहायक है। ठीक है भाई। हाँ बेटा बोलो। हम्म। हम्म। अंड कहा जाता है बेटा प्लांट्स के लिए, है ना? डिम कहा जाता है प्राणियों के लिए। ठीक है, वो नर जननांग के लिए कहते हैं बेटा, बात है ना, नर युग्मक के लिए, पुमणु पादपों के लिए और शुक्राणु प्राणियों के लिए। ठीक है। लोकेश, क्या वॉइस नहीं आ रही बेटा? लोकेश हैं क्या वहां पर? मुझे दिख नहीं रहे। रोहित क्या कह रहे हो बेटा?
है? चलो पूछेंगे, देखा क्या मसला है। तो कैसा लगा भाई, बेटर है ऐप या क्या सीन है? उससे बेटर है या कुछ फ़र्क लगा, नहीं लगा? वॉइस वगैरह क्लियर है? वीडियो में इंटरप्शन तो नहीं आते? अच्छा बेटा। चलिए तो भई कल से वैसे स्टार्ट हो जाएगा हमारा लेसन, मतलब मेन चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। कल हम बात करेंगे पुंकेसर के बारे में डिटेल में, ठीक है? और कम से कम 3 से 4 दिन तक ये टॉपिक चलेगा हमारा, पुंकेसर में डिटेल बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू भई।